हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। सामाईन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया गया है अगेंस्ट द सीरीज ऑफ इंग्लैंड, और जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होगी ये सीरीज। पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में होगा और कराची में भी एक टेस्ट और एक टेस्ट मुल्तान में होगा। तो इस सीरीज के लिए मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर ने पाकिस्तान का 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है। आज हम इसी स्क्वाड के बारे में आपसे बात करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाएं और इसे सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और घंटी का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बजरिया नोटिफिकेशन आपको मसूल हो जाए। चलिए जी, वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 18 रुकनी स्क्वाड के नाम बता देता हूं, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे ईच एंड एवरी प्लेयर। बाबर आजम कैप्टन, मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन, अब्दुल्ला शफीक ओपनर हैं, इन्होंने अपनी जगह रिटेन की है। उसके बाद अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर हैं, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी इनको सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद अजहर अली, इनको 100 टेस्ट पूरे कराने हैं इसलिए ये तो बाहर हो नहीं सकते। फहीम अशरफ की वापसी, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद अली सेंट्रल पंजाब की तरफ से राइट आर्म स्विंग मीडियम पेस बॉलर है मोहम्मद अली, इनको शामिल किया गया है। मोहम्मद नवाज को भी रख लिया गया है, हमें आपको बताते हैं कि क्यों रखा गया है। मोहम्मद वसीम जूनियर को भी रख लिया गया टेस्ट टीम में। नसीम शाह होंगे, ये तो परमानेंट मेंबर हैं। नोमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर, सलमान अली आगा को भी रिटेन किया गया है। सरफराज अहमद की वापसी हुई है टेस्ट स्क्वाड में। सऊद शकील को भी दोबारा लिया गया है टेस्ट स्क्वाड में। इसके अलावा शान मसूद को दोबारा टेस्ट स्क्वाड में ले लिया गया है, इनकी भी वापसी हुई है। और जाहिद महमूद जो राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। तो ये है वो 18 रुकनी स्क्वाड। अब हम सब पे बारी बारी बात करते हैं। बाबर आजम पे किसी को दो राय नहीं है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, क्योंकि ये कैप्टन और वाइस कैप्टन है तो इन पे कोई भी हमें कोई शक नहीं होना चाहिए इनकी सिलेक्शन के ऊपर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अबरार अहमद की। वेल डिजर्विंग बच्चे ने बहुत ही अच्छी इस डोमेस्टिक सीजन के अंदर बॉलिंग की है। 40 प्लस विकेट्स ले चुका है, तकरीबन 3 या 4 5 विकेट हॉल्स भी हैं इस बच्चे के पास। और इसने काफ़ी परेशान किया हुआ है इस टाइम डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को भी इसने फंसाया हुआ है। इसकी जो गुगली है, इसकी स्ट्रेटर वन, कैरम बॉल वगैरह पिक नहीं कर पा रहे, तो बहुत ज़्यादा विकेट्स इसने इस सीज़न में ली हैं। तो वेल डिजर्विंग प्लेस है, इसको ज़रूर खिलाना चाहिए। और इंग्लैंड जैसी टीम जो एशियन कंडीशंस में स्पिनर्स पे हम उनको फंसा सकते हैं, डिपेंड करता है कि पिचेस किस तरह की तैयार होती हैं। तो पिच भी तो स्पिनिंग होनी चाहिए ना। तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में हमने देखा ही था कि बिल्कुल खड्डे खोद दिए गए थे और ना स्पिन हो रहा था, ना बॉल उठ रहा था गिट्टे से ऊपर, कुछ भी नहीं था। तो अब पिचेस पे भी देखना पड़ेगा पाक पीसीबी को कि वो किस तरह की तैयार की जाती हैं। तो अबरार अहमद ओके हो गया अभी तक। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अबरार अहमद, कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गुड सिलेक्शन है मोहम्मद वसीम की। अजहर अली, अजहर अली की फॉर्म नहीं है बिल्कुल भी। हमने देखा लास्ट सीरीज जो श्रीलंका के अगेंस्ट भी खेले थे, तो अजहर अली ने कोई कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, माँ सिवाय उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कि होम सीरीज, उसमें एक ही बड़ी इनिंग आई थी 185 की। उसके बाद अजहर अली कोई अच्छा जो है ना सिलसिला नहीं कर पा रहे। लेकिन क्योंकि वो 95 टेस्ट खेल चुके हैं और पीसीबी ने ये फैसला कर लिया है कि अजहर अली को 100 टेस्ट हर हाल में खिलाने ही खिलाने हैं, क्योंकि जो लास्ट खिलाड़ी हमारा रिटायर हुआ है 100 टेस्ट जिसने खेले थे वो यूनुस खान थे, सन 2017 में वो रिटायर हुए। तो उसके बाद अजहर अली भी उस फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे और बड़े एजाज़ की बात है अजहर के लिए भी, फॉर्म आने जाने वाली चीज़ है। लेकिन उसने बहुत अच्छा सर्व किया है पाकिस्तान को, तो मैं ठीक है ओके करता हूँ कि उसको 100 टेस्ट आपको देने ही चाहिए। तो अजहर अली पे भी हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, अच्छा प्लेयर है, फॉर्म आती जाती रहती है, ठीक हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं फ़हीम अशरफ। अच्छा जी, फ़हीम अशरफ को सॉरी, फ़हीम अशरफ जो थे उनको पता नहीं क्यों बाहर किया गया था टेस्ट टीम में। तो वो अच्छा ही कर रहे थे, वनडे वाइट बॉल में उनकी फॉर्म नहीं थी, परफॉर्मेंस नहीं थी, मौके बहुत ज़्यादा उनको दिए गए। लेकिन टेस्ट साइड में तो वो अच्छा ही कर रहे थे, पता नहीं उनको क्यों बाहर किया गया। अब ये भी नहीं पता कि अंदर कैसे ले लिया गया, किस परफॉर्मेंस पे। इस डोमेस्टिक के अंदर बॉलिंग भी इनकी इतनी खास नहीं है, सिर्फ उन्होंने बैटिंग अच्छी की है, बैटिंग इंप्रूव की है। एक सेंचुरी अभी उन्होंने रिसेंटली स्कोर भी किया है फर्स्ट क्लास के मैच के अंदर। तो फ़हीम अशरफ की वापसी हुई है। पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, टेस्ट के अंदर बिल्कुल चाहिए हमें। और अब फ़हीम अशरफ एक अच्छे खिलाड़ी हैं मेरे हिसाब से। उन्होंने खासतौर पर रेड बॉल के अंदर पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, बैटिंग बड़ी अच्छी, उन्होंने अच्छे मौक़ों पे आके, मुश्किल मौक़ों पे आके अच्छी बैटिंग भी करते रहे हैं। तो फ़हीम अशरफ की वापसी
अब किस परफॉर्मेंस पे हुई है, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना था कि हम गए हैं एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि इन्होंने जमाल जो लड़का खिलाया था अगेंस्ट इंग्लैंड T20 होम सीरीज, तो आमिर जमाल के साथ टाई पड़ रहा था फहीम अशरफ का। तो चीफ सेलेक्टर का ये कहना था कि भाई हम गए एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि फहीम अशरफ पहले भी टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो हम गए और उनकी फॉर्म लगी हुई थी बैटिंग की भी अच्छी, तो हम गए हैं एक्सपीरियंस के साथ। तो ठीक है जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसके भी, फहीम अशरफ एक अच्छे खिलाड़ी हैं और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमें चाहिए भी, एक्सपीरियंस को हमेशा मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद बात कर लेते हैं हारिस रऊफ की। यहां पे मेरा थोड़ा कंसर्न है सर। हारिस रऊफ आप देख रहे हैं कि वाइट बॉल में इसने पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के स्पेयर हेड बने हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी जब से इंजर्ड हुए हैं, तो वो जो सारी जिम्मेदारी थी वो हारिस रऊफ ने अपने कंधों पे उठाई और बड़े अच्छे तरीके से उस जिम्मेदारी को वो निभा भी रहे हैं। तो हारिस रऊफ को टेस्ट खिलाना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। अगर वो टेस्ट मैचेस खेल के अगर उनकी जो पेस है वो 5, 7, 8, 10 यार्ड्स कम हो जाती है, किलोमीटर्स कम हो जाती है, तो फिर क्या होगा। हमने देखा कि हसन अली को भी, जब हसन अली टेस्ट मैचेस में आए और वो मुसलसल लॉन्ग स्पेल्स किए, तो उनकी पेस गिरी। उनकी पेस गिरने से क्या हुआ कि वाइट बॉल के अंदर जो है उनकी सारी की सारी फॉर्म हो गई खराब और बहुत ज़्यादा वो पिटाई खाने लग गए, मार खाने लग गए, इवन कि उनको अपनी टीम में जगह से भी हाथ धोने पड़े। तो मेरे हिसाब से हारिस रऊफ एक ऑल इन ऑल एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है, इसको संभाल के रखना चाहिए। जो आपने शाहीन शाह अफरीदी के साथ किया, आप वही कुछ हारिस रऊफ के साथ भी करना चाह रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इसे पहला टेस्ट खिला दिया जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को भी टेस्ट मैचेस भी खिला रहे हैं, हर छोटी टीम बड़ी टीम जिसके भी खिलाफ है उसको रेस्ट नहीं दिया गया और वो लड़का कोलैप्स कर गया। हारिस रऊफ को मेरे हिसाब से टेस्ट नहीं खिलाना चाहिए, इसको वाइट बॉल तक ही महदूद रखना चाहिए। और पता नहीं मोहम्मद वसीम साहब की क्या अप्रोच है, क्या सोच है, और ये बहुत बड़ा गैम्बल होगा हारिस रऊफ को खिलाना। उनकी टैलेंट पे मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि उसको सेव करके रखें, क्योंकि जो जेन्युइन पेस बॉलर्स दुनिया में हैं ही कितने। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इंजरीज हो रही हैं आजकल ज़्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से, तो मुझे ये है कि कहीं हारिस रऊफ को भी कोई इंजरी ना हो जाए। बाकी वो एक अच्छा फास्ट बॉलर है, मेरे हिसाब से उसको बचा के खिलाना चाहिए, उसको हर फॉर्मेट नहीं खिलाना चाहिए। इसके बाद हम मूव करते हैं इमामुल हक पे। इमामुल हक की टेस्ट की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है, गो के पाकिस्तान में वो परफॉर्मेंस थी, तो परफॉर्मेंस उनकी ठीक है। तो क्योंकि अब लास्ट परफॉर्मेंस अच्छी थी अगेंस्ट द सीरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एट होम, श्रीलंका में वो कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन ठीक है, वो इतनी 1-2 फेलियर्स पे तो आप बंदे को टीम से आउट नहीं कर सकते ना। तो इमामुल हक भी ठीक है, मुझे कोई उस पर वो नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोहम्मद अली, सेंट्रल पंजाब की तरफ से वो ये सीज़न खेल रहे हैं और राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है। पेस उनकी वही 130 मोहम्मद अब्बास जैसी ही है, 130 से कुछ ऊपर भी करा लेते होंगे, बहुत जोर भी लगाते होंगे तो 135 तक आ जाते होंगे। लेकिन ये स्विंग करते हैं, सीम स्विंग बहुत ज़्यादा है इनके पास, वही अब्बास जब नए नए आए थे ना, तो वही चीज़ है ये भी। तो एक्शन भी अच्छा है, बड़ा इजी एक्शन है, लगता है ऐसी है, बहुत लेजी अप्रोच है। आप देखें अगर इनको खिला दिया गया तो मुझे नहीं लगता कि इनको खिलाया जाएगा। तो ये एक सरप्राइज्ड एडिशन था, क्योंकि बातें हो रही थी मीर हमजा की। अब मीर हमजा यार बहुत एक्सपीरियंस है उसके पास फर्स्ट क्लास का, मेरे ख्याल में 250-300 सुपर आउट है उसके फर्स्ट क्लास के अंदर, 300 सुपर आउट है उसके। तो मीर हमजा की बहस हो रही थी कि मीर हमजा को खिलाया जा रहा है, उनको उनका वो डिजर्व भी करते थे, लेकिन मीर हमजा की जगह खिला दिया गया मोहम्मद अली को। तो ये थोड़ा सा जो है समझ नहीं आया कि दिखाई सज्जी तो मारी कभी, तो ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि मीर हमजा को शामिल करना चाहिए था, उस बच्चे को चांस देना चाहिए था, लेकिन ये ज्यादती की गई है एक मतलब। फिर अब एक्सपीरियंस कहाँ गया मेरे भाई, तो अब भी तो एक्सपीरियंस देखे ना, वो भी सेम पेस है उसकी भी और स्विंग भी है उसके पास, लेफ्ट आर्म पेसर है उसके पास। हमारे पास टेस्ट मैच में तो कोई लेफ्ट आर्म खेल ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो एक अच्छा हमारे पास होता कि लेफ्ट आर्म हमारे पास होता। चले जी, इस पे इतना मैं नहीं कर रहा, लेकिन मीर हमजा को होना चाहिए था स्क्वाड के अंदर इन प्लेस ऑफ मोहम्मद अली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, और वो डिजर्व भी करता था मीर हमजा। तो ये एतराज़ है हमारा कि मीर हमजा को क्यों नहीं लिया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं मोहम्मद नवाज की। अच्छा सर, मोहम्मद नवाज को जो टेस्ट स्क्वाड में रखा गया ना, आप इससे ये समझ लें कि जो हमारे चाचू स्पिनर है ना, टेस्ट पे भी हमारे पे एक चाचा जी हैं, नुमान अली। नुमान अली की गाड़ी हो गई है जी पार्क, सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो नुमान अली के जो कैरियर है उस पर फुल स्टॉप लगाने का फैसला कर लिया गया है।
इसीलिए उनके पीछे जो है नवाज को रखा गया है। अब नवाज वाइट बॉल के एक अच्छे स्पिनर हैं, वो तेज तेज करते हैं, फ्लाइट नहीं देते। टेस्ट की मुझे नहीं पता कि उन्हें टेस्ट में क्यों रखा गया उनको, जबकि टेस्ट मैच के अंदर जफर गोहर की जो इस सीजन में परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा है, वो भी 40+ आउट कर चुका है और वो ऑलराउंडर है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है वो। तो जफर गोहर के साथ ज्यादती की गई है, जो ये नवाज को रखा गया। मेरे भाई नवाज एक वाइट बॉल का बॉलर है, आप उसको खिलाएं, T20 भी खिलाएं, ओडीआईज भी खिलाएं, लेकिन टेस्ट पे क्यों रखा गया आपने? भाई आप कम से कम जो आपके फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर्स जो परफॉर्मर्स हैं उनको ऑनर तो करें, उनको स्क्वाड में जगह तो दें। खिलाना ना खिलाना तो कैप्टन की से के ऊपर है ना, आप ऑनर तो करें ना कम से कम कि हम देखें आपने परफॉर्म किया, हमने आपको कॉल दे दी है टेस्ट टीम की। तो यहाँ पे जफर गोहर की जगह बनती थी नवाज की जगह, तो ये भी एक ज्यादती है। एक्सपीरियंस बॉलर है जफर गोहर, बहुत अरसे से परफॉर्म कर रहा है, काउंटी में जाके भी बहुत आउट करता है, यहाँ पे सीजन में भी बहुत आउट करता है, बैटिंग बड़ी अच्छी कर लेता है। तो ये भी थोड़ा सा लाइक्स एंड डिसलाइक्स वाला सीन चल रहा है, क्योंकि मोहम्मद वसीम का काफी और बाबर आजम साहब का भी काफी ज्यादा झुकाव मोहम्मद नवाज की तरफ है। ओडीआईज में जैसे व्हाइट बॉल में हमने देखा कि बाबर आजम ने इमाद को साइडलाइन कर दिया, तो अब टेस्ट पे नुमान अली को भी साइडलाइन करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, और ये मेरी बात आप याद रखिएगा। तो मोहम्मद नवाज क्रिकेटर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद नवाज हो गए जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी मोहम्मद वसीम जूनियर की। अच्छा, मोहम्मद वसीम जूनियर भी यंगस्टर हैं, इतना ज्यादा फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास। तो वसीम जूनियर जो है, मैंने इसको फर्स्ट क्लास में बॉलिंग करते देखा है, ये रिवर्स स्विंग अच्छी कर लेता है। वो हमने व्हाइट बॉल में भी देखा ना कि व्हाइट बॉल में रिवर्स स्विंग के वो चांसेस नहीं होते। तो पाकिस्तान में क्योंकि ड्राई लो बाउंस विकेटें होती हैं, तो यहाँ पे रिवर्स होगा, डिपेंड करता है। और ये बात जो है चीफ सेलेक्टर ने भी की कि यहाँ पे अभी उनको ये तो नहीं पता था कि कंडीशंस किस तरह की होंगी, लेकिन उन्होंने उनकी बातों से हमें लगा कि वही ड्राई विकेट्स होंगी, स्लो एंड लो होंगी, तो वहाँ पे फिर रिवर्स जो है उस वो काम आएगी। तो मोहम्मद वसीम जूनियर क्योंकि बैटिंग ऑनेस्टली सेइंग वाइट बॉल में तो मैंने देखा है कि वो टुल्लर ही है और उससे बॉल भी टच नहीं होती, तो बॉलर ही है आप, जो थोड़ी बहुत बैटिंग मेरे नहीं ख्याल टेस्ट में इसको कोई टिकने देगा। तो मोहम्मद वसीम जूनियर ओके, जब आपने फ़हीम अशरफ को रख लिया था तो फिर मोहम्मद वसीम जूनियर को रखने की समझ नहीं आई मुझे, ठीक है। तो आप इसकी जगह फर्स्ट क्लास में से किसी को उठा के रख सकते थे, काफ़ी सारी ऑप्शंस थी यहाँ पे भी, इवन कि इसकी जगह के भी आप जो है मीर हमजा को खिला सकते थे, लेकिन आपने जिसको नहीं खिलाना आपने उसको नहीं खिलाना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे है कि वसीम जूनियर वाइट बॉल में आप खिलाएं, लेकिन भाई ज़रूरी तो नहीं है कि जो वाइट बॉल खेल रहा है वो रेड पे भी उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जी, तो नसीम शाह हैं। नसीम शाह तो टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं रेगुलरली और वो परमानेंट हिस्सा है इस टीम का। नसीम शाह वेरी गुड बॉलर, ये एक अच्छी सिलेक्शन है, बल्कि उन्होंने तो रिटेन होना ही था। और जब से उन्होंने कम बैक किया है, पेस भी इंक्रीज़ किया है, बहुत अच्छी लाइन लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं, तो उस नसीम शाह गुड लक। इसके बाद बात कर लेते हैं नुमान अली। जैसा कि लेफ्ट मैंने आपको बताया है कि जो ये नवाज की इंक्लूजन है, ये बेसिकली नुमान अली की छुट्टी करवाने के लिए उनको रखा गया टीम में। तो देखें जी, बेस्ट ऑफ लक चाचू नुमान साहब। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, क्योंकि रिसेंटली कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं उन्होंने दी, इसलिए मुझे उनकी गाड़ी पार्क होती नजर आ रही है। सलमान अली आगा, मुझे नहीं पता ये बंदा कैसे डिजर्व करता है टेस्ट टीम के अंदर, और क्या परफॉर्मेंस है इसकी इस सीज़न में भी और उससे पिछले सीज़न में भी, मुझे नहीं समझ आती। तो आगा साहब की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और ये सरासर ज्यादती है उस्मान सलाहुद्दीन के साथ। उस्मान सलाहुद्दीन तकरीबन उसको 10-12 साल हो गए हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। इतनी ज्यादती जितनी फवाद आलम के साथ की गई, वही सेम लेवल की ज्यादती उस्मान सलाहुद्दीन के साथ भी की जा रही है अभी तक। फवाद आलम के लिए तो बहुत सारे लोग मीडिया पे बोलने वाले थे, लेकिन उस्मान सलाहुद्दीन का तो नाम लेने वाला ही कोई नहीं है मीडिया के ऊपर, कोई बात ही नहीं करता इसके ऊपर। जितनी बहस और मुबाहिसा फवाद आलम की सिलेक्शन को लेके होता रहा पिछले कुछ सालों में, आपने उस्मान सलाहुद्दीन का नाम किसी के मुंह से सुना ही नहीं होगा। इक्का दुक्का लोग बात कर लेते होंगे ऐसे ही। तो भाई उस्मान सलाहुद्दीन का क्या कसूर है? उसकी ट्वीट आई जब टीम अनाउंस हुई कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, और फिर उसके बाद उसने कहा जी मैं सबका मुबारकबाद देता हूँ और मैं ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखूंगा। यार वो क्या करे वो बंदा, इतनी ज्यादती। मोहम्मद वसीम साहब, अल्लाह पूछ रहेगा आपसे, ये जो ओहदे हैं ना, ये दुनिया के जो ओहदे होते हैं, जब अल्लाह आपको इख्तियार देता है ना, तो इस इख्तियार का इस्तेमाल ठीक तरीके से करो, नहीं तो अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी दिखाएगा जो आपने ज्यादतियां की, और आखिरत में तो आपसे हिसाब होना ही होना है।
कि जब आप डिजर्विंग लड़कों को पीछे रख के अपनी मनपसंद के लड़कों को आगे लेके आते हैं ना, तो सलमान अली आगा उसकी बेहतरीन मिसाल है, बेहतरीन मिसाल है। तो सलमान अली आगा की कोई जगह नहीं बनती, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो किसी लेवल का मेरे हिसाब से इस लेवल को डिजर्व नहीं करता, इंटरनेशनल लेवल को। और उस्मान सलाउद्दीन को आपको एक चांस जरूर देना चाहिए था, इस दफा तो दे देते यार, इतनी ज्यादती ना करो, इतनी ज्यादती ना करो। खैर क्या कह सकते हैं, दुनिया है जी, और दुनिया में वो कहते हैं ना कि बांदर हाथ बंदूक आ गई, तो वही साहब है इस टाइम, जिसको भी हमारे यहाँ ओहदा मिलता है वो डिजर्व ही नहीं करता। मोहम्मद वसीम कहाँ से डिजर्व करता था चीफ सेलेक्टर होना पाकिस्तान का? तो जो एक बंदा अनडिजर्विंग बंदा जब एक मकाम पे पहुंचता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डिजर्विंग फैसले करेगा? तो ऐसे ही होता है भाई, मीडियोक्रिटी को हम सपोर्ट करते हैं, तो मीडियोकर जो लोग होते हैं वो मीडियोकर फैसले किया करते हैं, सीधी सी बात है। तो ठीक है, मर्जी भाई, सलमान अली आगा साहब, फिर भी हम आपको गुड लक कहेंगे, आपका कोई कसूर नहीं है, आपको सिलेक्ट करने वालों का कसूर है। सरफराज अहमद की वापसी हुई है पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के अंदर, और एक अच्छा फैसला मेरे हिसाब से, क्योंकि सरफराज अहमद डिजर्व करता है, क्योंकि अभी रेड बॉल में आपके पास कोई भी विकेट कीपर तैयार नहीं। हाँ, अगर आपने यंगस्टर को ही लेना था, जैसे आप यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, तो हसीबुल्लाह जो बलोचिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, हसीबुल्लाह को चांस दिया जा सकता था, और बड़ी बात भी हो रही थी इसके ऊपर कि शायद हसीबुल्लाह लेफ्ट आर्म जो बैटर है उनको चांस दिया जाएगा। उस बच्चे ने इस डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्मेंस अच्छी बैटिंग की हुई है। तो चलें जी सरफराज भाई, गुड लक, चांस तो उसको नहीं मिलना आपको, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सऊद शकील की वापसी हुई है, सिंध टीम के जो कैप्टन है इस सीजन के अंदर। सऊद शकील डिजर्विंग है, ये पता नहीं क्यों बाहर कर दिया था पहले इन्होंने, वाइट बॉल में लिया बाहर कर दिया, वो रेड बॉल में भी था बगैर खिलाए बाहर कर दिया। तो वेल ट्रूली डिजर्व सऊद शकील, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, काफी सालों से भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है, लेफ्ट हैंडर है। वैसे मिडिल ऑर्डर में जगह इसकी भी मुश्किल ही बनेगी, तो कुछ लड़के ऐसे हैं मैं आपको बताता हूँ कि जिनको चांस नहीं मिलेगा इस सीरीज के अंदर, जिसमें सऊद शकील भी शामिल है। इसके बाद शान मसूद, व्हाट अ कमबैक मैन, व्हाट अ जर्नी, वाइट बॉल में T20 में वापसी की, अब टेस्ट टीम में भी उनको ले लिया गया है, और जगह इनकी भी नहीं बन रही, सीधी सी बात है, खेलने का ये भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ओपनिंग स्लॉट और ये पहले 3-4 नंबर फिक्स हैं, जगह कहीं बनती है तो बीच में 5वें छठे नंबर पे जिसके ये प्लेयर नहीं है, ये क्योंकि ओपनर ही हैं। तो शान मसूद ठीक है, आपने ये अर्न की है जगह, तो हम आपको गुड लक बोलते हैं। जाहिद महमूद, अब जाहिद महमूद एक राइट आर्म लेग स्पिनर है, काफी अरसे से ये बंदा बेंच वार्म करता आ रहा है, इसको स्क्वाड में सिलेक्ट किया जाता है, इसको खिलाया नहीं जाता। तो जाहिद महमूद को जो लिया गया है, मेरे हिसाब से यासिर शाह की गाड़ी भी पार्क कर दी गई है, तो यासिर शाह का कैरियर भी मेरे हिसाब से दी एंड होने वाला है, और उसकी जगह उसको नई टीम में लिया गया। तो जाहिद महमूद को भी पता नहीं खिलाया जाएगा कि नहीं, और मैं भी डाउट में हूँ कि शायद जाहिद महमूद अपनी जगह बना पाए प्लेइंग 11 के अंदर, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली को खिलाएंगे और अबरार अहमद के साथ, और मुझे नवाज भी खेलते नजर नहीं आ रहे फिलहाल तो प्लेइंग 11 के अंदर। तो जाहिद महमूद एक अच्छा बॉलर है, उसको चांस ही नहीं दिया गया, हम क्या बात करें उस पर, उसको रेड बॉल में चांस ही नहीं दिया गया, वाइट बॉल में भी उसको लिमिटेड चांसेस दिए गए, उसको बाहर कर दिया गया। तो डिजर्विंग है, काफ़ी टाइम से ये भी इसका नाम भी चल रहा था कि इसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा, तो ये अच्छी बात है। और यासिर शाह और इसके दरमियान डिबेट हो सकती है एक्सपीरियंस को लेके, लेकिन मेरे हिसाब से भी यासिर शाह ने हालांकि अच्छी परफॉर्मेंस भी की है इस सीज़न में, लेकिन पता नहीं क्या सोचा हुआ था चीफ सेलेक्टर ने कि उन्होंने जाहिद महमूद को प्रायोरिटी दी और उनको यासिर शाह को नहीं दी। अच्छा, सबसे बड़ी जो खबर है इस स्क्वाड के अंदर, फवाद आलम को बाहर कर दिया गया, तो फवाद आलम की भी गाड़ी पार्क हो चुकी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फवाद आलम का कैरियर भी एंड हो चुका है, फवाद आलम की वापसी के कोई रास्ते मुझे नजर नहीं आ रहे। हालांकि कुछ इनिंग्स में उन्होंने परफॉर्मेंस भी नहीं की, मैं गलत बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बाहर नहीं कर देना चाहिए यार, प्लेयर है वो, अच्छा प्लेयर है, उसने कम बैक किया, 500 कर दिया उसने ऊपर नीचे, तो आपको थोड़ा सा तो चांस देना चाहिए ना, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया है। और फवाद आलम का जो कैरियर है, मुझे लग रहा है कि उस पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है, अब मुझे वो टीम में वापस आते नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो डिजर्विंग लड़कों के साथ ज्यादतियों का सिलसिला जारी है, और ज्यादातर जो स्क्वाड है इसके अंदर वो हमें पता ही था कि कौन कौन होगा, सिर्फ इसमें जो नए इंडक्टीज हैं उसमें अबरार अहमद और मोहम्मद अली हैं जो कि डेब्यू कर सकते हैं इस सीरीज के अंदर। सरफराज अहमद की एक अनयूजुअल सी वापसी हो गई है टीम के अंदर, शान मसूद ने टीम में जगह बनाई है, तो सऊद शकील हो गया, तो कुछ चेहरे आए हैं नए,
और कुछ डिजर्व करते थे, कुछ नहीं करते थे। इसी तरह होता है, आप सबको खुश नहीं कर सकते। लेकिन जो ज्यादतियां हैं, जो ज्यादती मीर हमजा के साथ हुई है, जो ज्यादती उस्मान सलाउद्दीन के साथ हुई है, वो सबको मालूम है सर। तो ये अल्लाह देख रहा है, ज्यादतियां ना करो, इंसाफ से फैसले करो। अगर अल्लाह ने आपको कोई ओहदा दिया है, अल्लाह ने अगर आपको कोई इख्तियार दिया है। तो पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 1 दिसंबर से रावलपिंडी में पहला टेस्ट खेला जाएगा। हम आपको अपडेट किया करेंगे उस बारे में भी। तो पाकिस्तान की टीम को मैं गुड लक बोलता हूँ। और पीसीबी से मेरी दरख्वास्त है कि भाईजान खुदा दा वास्ता अच्छियां पिचा बना लेना। अगर उनको टर्न पे ही फंसाना है तो अच्छी टर्निंग पिचेस बना लेना भाई, जैसे इंडिया बनाता है, जैसे बांग्लादेश बनाता है, ठीक है। क्योंकि आप, मुझे लगता है पेस बॉलर्स को तो वही रगड़ी लगने हैं और इंजरी हो सकती है। खुदा का वास्ता हारिस रऊफ को रेड बॉल से दूर रखें। आपके पास एक ऑल इन ऑल एक फास्ट बॉलर अगर मिल ही गया अच्छा शाहिनशाह अफरीदी के बाद, तो उसको बचाएं मेरे भाई, उसको सेव करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इन्हें लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।